दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश के राजनीतिक परिदृश्य की। सन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदला बदला सा नज़र आता है, जिसमें जो विपक्ष है वो बहुत उत्साहित और आक्रामक नज़र आता है। सत्ता पक्ष निस्तेज है और इसके कुछ कारण भी हैं। विपक्ष उत्साहित इसलिए है कि विपक्ष को 2019 के अकॉर्डिंग 2024 में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं और सत्ता पक्ष को यहाँ पे काफ़ी बड़ा झटका लगा है, जिसमें बीजेपी को तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो सरकार है, एनडीए सरकार, इसमें सत्ता पक्ष काफ़ी फूंक फूंक के पैर रख रहा है। फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो, इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, या फिर नौकरशाही में लेटरल एंट्री हो। और पहले ऐसा नहीं था। पहले की सरकारों में जो 2014 से 19 और 19 से 24 में बीजेपी सरकार रही, तो उसमें मोदी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ा लिए उससे पीछे नहीं हटाए। कृषि कानून अपवाद स्वरूप हैं। अब पीएम मोदी जी भी जो पहले से भी करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं और समानता असमानता की बात करते हैं। हाल ही में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जो पीएम मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश के युवाओं से, ये क्या है कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में प्रवेश लेना चाहिए, मतलब राजनीति में आना चाहिए, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति से ना रही हो। अब भाजपा चुनावी नुकसान की भरपाई में लग गई है और विपक्ष और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष में राहुल गांधी अग्रिम मोर्चा संभाले हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता भी एकदम तीखे स्वरों में बात करते हैं। सोनिया गांधी जो काफ़ी टाइम से सक्रिय राजनीति से अलग थी, वो भी कह रही हैं कि राजनीतिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। वहीं विपक्ष में सत्तारूढ़ दल के पीएम नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चुनाव लड़े जा रहे हैं और पीएम मोदी जी अग्रिम मोर्चा संभाले हुए हैं और अपना जो ये डैमेज कंट्रोल है, मतलब जो चुनाव का जो नुकसान हुआ है, इसको भरपाई करने की कोशिश में लग गए हैं पक्ष और विपक्ष। देश की राजनीति अब जो बदली है, इसकी पुष्टि जो आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और आपका झारखंड है, इनकी पुष्टि, इन परिणामों की पुष्टि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से हो जाएगी। इन 4 राज्यों की विधानसभाओं में एक नज़र डालने से पहले हम पिछले लोकसभा चुनाव पर नज़र डालते हैं, जिसमें 2019 में जो एनडीए गठबंधन था, उसमें एनडीए गठबंधन को 353 सीट्स प्राप्त हुई थी। अकेले बीजेपी को 303 लोकसभा सीट मिले थे। शायद इसीलिए बीजेपी ने इस बार, अब की बार 400 पार का नारा दिया था, जो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। ये समझो बीजेपी का फेलियर है। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका भी लगा है इस बार चुनाव में। अब अगर हम बात करें 2019 के बाद 2024 में एनडीए गठबंधन को, तो खाली बीजेपी की अगर बात करें एक दल की, तो बीजेपी को 240 सीटें मिली और पूरे एनडीए दल को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 293 सीटें मिली। 293 सीटें मिली, हालांकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं। 293 सीटें बहुमत के लिए काफ़ी कंफर्ट फील कराती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीए अलायंस की। जो पहले यूपीए था, 2019 में यूपीए अलायंस था, विपक्षी गठबंधन, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जाना जाता था, उसको 2019 में अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको केवल 52 सीटें मिली थी और पूरे यूपी अलायंस को 91 सीटें मिली थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में जो यूपीए अलायंस था, वो इंडिया अलायंस के नाम से चुनाव लड़ा।
इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इसमें अकेले कांग्रेस को 99 सीटें मिली और पूरे इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली साल 2024 में। इसलिए विपक्ष उत्साहित है और जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। अब बात करते हैं हम देश में होने वाले 4 विधानसभा चुनाव की, जिनमें हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है और आपका झारखंड है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, मगर कुछ कारणों की वजह से देखते हुए जो चुनाव आयोग है उन्होंने चुनाव की डेट 5 तारीख घोषित कर दी है। 5 अक्टूबर से चुनाव होंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पिछले 10 साल से सत्ता में जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है। पिछले 5 साल जो गुजरे हैं उनमें बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, जिसमें आपका जेजेपी का भी समर्थन बीजेपी को था। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें लूज़ की हैं। तो इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में लूज होती नज़र आ रही है, जिसके कई कारण भी हैं। किसान आंदोलन इसका एक कारण हो सकता है, और अग्निवीर भर्ती, और आपका जो पहलवानों ने जो आंदोलन किया था, जिसमें विनेश फोगाट वगैरह ये सब पहलवान थे। तो इन सब चीज़ों को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है जो देखा जाए। और पिछली बार कांग्रेस भी इतनी मजबूत स्थिति से, विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति से चुनाव नहीं लड़ रहा था जितना मजबूत स्थिति में इस बार है। हालांकि 2 अन्य दलों का भी हरियाणा में गठबंधन हो गया है, जिसमें जेजेपी और एएसपी है। इन दोनों में गठबंधन हो गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में भी वही 18 सितंबर से चुनाव स्टार्ट होंगे और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ में ही मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 वो बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाई थी और 35A हटाई। इनके रहते हुए अब बीजेपी ने अभी किसी दल से जम्मू कश्मीर में गठबंधन तो शायद नहीं किया। हाँ, कांग्रेस का गठबंधन जरूर हुआ है। कांग्रेस का गठबंधन नेका से हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इसमें इन दोनों की सीट बंटवारा भी जैसा भी होगा, जो भी होगा वो इनका हो जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इसमें गठबंधन हो चुका है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में छोटे समय के लिए छोड़कर तो बीजेपी गवर्नमेंट ही रही। पिछली गवर्नमेंट पहले इन 5 साल को छोड़ के पिछले 5 साल में जो चुनाव थे वो मुख्यमंत्री थे वो फडणवीस जी थे। बीच में एक बार को वो आ गए थे, उद्धव ठाकरे सबकी गवर्नमेंट बनी थी। उस टाइम को छोड़ के बाकी सारे टाइम में 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। तो लोकसभा में बीजेपी को परिणाम महाराष्ट्र से भी अच्छे नहीं मिले। अब और महाराष्ट्र में बीजेपी को कई चीज़ें और परेशान करने वाली हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और सहयोगियों का समन्वय भी देखा जाए तो पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ अभी नहीं हुआ है। हो सकता है चुनाव आने तक हो जाए या नहीं हो, क्या पता। विपक्षी एकता का सामना यहाँ बीजेपी को बहुत अच्छे पैमाने पर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कांग्रेस और फिर दूसरे उद्धव जी हैं, उनकी पार्टी जो है, और शरद पवार जी हैं। ये काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में झामुमो अभी सत्ता में है। पहले कुछ समय हेमंत सोरेन जी सीएम थे और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो जेल गए। जेल से आने के बाद में वापस से हेमंत सोरेन जी अब जो हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं। हेमंत सोरेन जी के वापस आने से, मुख्यमंत्री बनने से और
जो हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद में मुख्यमंत्री बने थे चंपई सोरेन अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। उन्होंने झामुमो को इस्तीफा दे दिया है और वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। बीजेपी को यहाँ फ़ायदा हुआ है चंपई सोरेन का, जहाँ चंपई सोरेन को बीजेपी में मिलाने से बीजेपी को यहाँ फ़ायदा हुआ। अब झामुमो को सत्ता विरोधी का भी थोड़ा सामना करना पड़ेगा। देखो, जो पार्टी सत्ता में होती है उससे कुछ अच्छे कुछ गलत काम दोनों होते हैं, तो उससे थोड़े वोटर कटते हैं तो थोड़े जुड़ते भी हैं। अब देखते हैं यहाँ बीजेपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है। विपक्ष को तो इन 4 राज्यों की विधानसभाओं से काफ़ी कुछ उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को काफ़ी बढ़त मिली और इस उम्मीद में है कि हम इन विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और उधर जो सत्ता पक्ष है, एनडीए सरकार, उसको कहीं ना कहीं अपनी एक जो है अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य दलों के समक्ष जो एनडीए का जो है गठबंधन, अन्य दलों के समक्ष जो बीजेपी की स्थिति होगी वो इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगी कि बीजेपी में कितनी शक्ति है, या जिसको बोलते हैं कि हम मोदी सरकार हम बोलते आ रहे थे। ये 4 राज्यों की विधानसभा तय करेंगी कि वाकई में मोदी सरकार आगे कंटिन्यू रहेगी या फिर जो आगे आने वाले टाइम में इनका ग्राफ नीचे गिरने वाला है या फिर कंटिन्यू ऊपर चढ़ने वाला है। ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय करेंगे। अब हाल ही में 2 बयान आते हैं, दोनों बीजेपी नेता हैं। एक है कंगना रनौत, उनसे एक शो में पूछा जाता है कि आप जातिगत जनगणना को कैसे देखती हैं, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? एकदम कहती हैं कि नहीं होनी चाहिए। उधर बीजेपी की ही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, जो अपना दल से हैं और एनडीए को समर्थन कर रखा है उन्होंने। उनका कहना है कि जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि एक तो बीजेपी पहले ही परेशान थी, मतलब सत्ता पक्ष को पहले ही नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में। अब आने वाले जो ये 4 विधानसभा चुनाव हैं, अगर किसी पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है। देखो, एक ही विचारधारा में 2 विचारधाराएं निकल कर आना, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा करता है, पार्टी के अंदर विरोधाभास पैदा करता है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष या विपक्ष किसका पल्ला भारी होता है, किसका ग्राफ उठता है, किसका ग्राफ नीचे जाता है, ये तो तय है। ये आने वाले 4 विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका तय करेंगे और एनडीए गठबंधन में बीजेपी की भूमिका तय करेंगे। और आने वाले जो देश की जो आने वाली राजनीति होगी उसमें 2 प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों दलों की प्रमुखता ये आने वाले 4 विधानसभा चुनाव तय करेंगे कि आगे क्या होगा और किसकी अगुवाई में सरकारें चलेंगी, केंद्र में या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके ये क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये देखते हैं आगे चलकर।